हमने लास्ट लेक्चर में हुक्स नियम क्या होता है और क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरियां ये हमने पढ़ा था। वैसे आपके इस टॉपिक में हुक्स नियम, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरियां सिर्फ इनके डेरिवेशंस हैं, क्वेश्चंस नहीं हैं। लेकिन मैं आपको इस टॉपिक, क्योंकि मैथ्स में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में से क्षैतिज मेन टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व आउट करेंगे और इसके बाद सिर्फ हमारा टॉपिक बचेगा ऊर्ध्वाधर प्रत्यास्थ डोरियां, और उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। m द्रव्यमान का एक कण चिकने तल पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। ठीक है, हमारे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। वो एक चिकने समतल पर इस दो बिंदु हैं A और B, और उन दोनों बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा है। उस रेखा पर ये m द्रव्यमान का कण गति कर रहा है और इसकी गति क्या है, सरल आवर्त गति है। और वह इन बिंदुओं से A तथा A' स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। और वो इन बिंदुओं से बंधा हुआ जिनकी दोनों डोरियों से A तथा A' स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा बंधा। तो इस रेखा पर जो इन बिंदुओं की वास्तविक लंबाई है वो क्या है, A और A', और इन वास्तविक लंबाई से ये क्या है, कण डोरियों द्वारा बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थ गुणांक क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा डैश है तो सिद्ध कीजिए कि आवर्तकाल ये होगा। तो प्रत्यास्थ गुणांक दिया हुआ है लैम्डा और लैम्डा डैश, तो हमें प्रूफ करना है कि इसका आवर्तकाल ये होगा। एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, वो चिकने समतल पर स्थित दो बिंदु हैं। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति से गति कर रहा है। इन दोनों बिंदुओं की दो प्रत्यास्थ डोरियां हैं जिनकी वास्तविक लंबाई क्या A और A', और उसी से ये कण क्या है, बंधा हुआ है। यदि प्रत्यास्थ गुणांक क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा डैश है तो हमें सिद्ध करना है कि उसका आवर्तकाल ये होगा। ठीक है, इसका डायग्राम मैं पहले आपको वैसे समझाती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। देखो, ठीक है, ये मेरी एक रेखा है। ठीक है, ये बिंदु हो गया इसका O, ये बिंदु मैंने डिफाइन कर दिया A' और ये बिंदु हो गया B'। ठीक है, रेखा की बात करें तो ये कंप्लीट हो गई मेरी ये रेखा। ठीक है, जो जिन्होंने डिफाइन किया, ये बिंदु A है और ये बिंदु है B। इन्होंने आपको वास्तविक लंबाई दी हुई है। वास्तविक लंबाई क्या है, A और A'। ठीक है, तो ये तो हो गई A, ये हो गई है A'। क्लियर है ये चीज, ये तो होगी इनकी लंबाई डिफाइन। हमने मान लिया कि A' से बिंदु A के बीच की जो लंबाई है वो क्या है, L है, और B और B' के बिंदु के बीच की जो लंबाई है वो L'। A और A' तो वास्तविक लंबाई है। ठीक है, L वो हमने A' से A तक के बीच में डिफाइन की है, और L' है वो B से B' के बीच में डिफाइन की हुई है। क्लियर है। अब A' की लंबाई A है, A' और A की लंबाई L है, तो OA की लंबाई क्या हो जाएगी, A प्लस में L, ये डिफाइन होगी। इसी तरीके से B से O के बीच की लंबाई क्या हो जाएगी, A' प्लस में L'। क्लियर है। नाउ हमने माना कि किसी समय t पर, जब टाइम t था, उस समय पर ये क्या था, कण जो था वो इस बिंदु P पर था। ये टाइम t पर है बिंदु P, जिसके ऊपर ये कण विद्यमान है। ठीक है, तो और इसके बीच की दूरी हमने डिफाइन की है x। तो अगर ये x है, ये a प्लस l, ये l, ये क्या हो जाएगी, l माइनस के x। ठीक है ना। उसके बाद हम तनाव तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये O है मेरा स्थिर बिंदु है जिसकी वास्तविक लंबाई A है, ये OA' डोरी है। ठीक है, जब किसी समय तनाव, जब इस रस्सी पर तनाव लगाया, खींचा गया है कण को, तो कण इस A' से किस पे पहुंच गया, बिंदु A पर है। ठीक है, तो यहाँ तो तनाव क्या हो गया, T1, और यहाँ तनाव है T2। आगे बात सबको समझ में आपको, ठीक है, होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ये चीज। तो हमारी ये है डोरियां हैं, प्रत्यास्थ डोरियां OA' और OB'। ठीक है, जब इन पर कण को तनाव लगाया गया, रस्सी खींचा गया, तो उस समय कण बिंदु A' से किस पे पहुंच गया, A पर। ये बिंदु P है जो किसी समय T पर कण की स्थिति होगी। क्लियर है ना। अब हम थ्योरी से अपने क्लियर करते हैं इसे। ये तो आपका डायग्राम था ना। ये तनाव यहाँ पर, ये तो OA पर तनाव उत्पन्न हुआ T1 और ये OB पर। ठीक है,
माना ओ ए डैश तथा ओ बी डैश दो प्रत्यास्थ डोरियां हैं जिनकी वास्तविक लंबाई ए तथा ए डैश है, अर्थात ओ ए डैश इज इक्वल टू ए और ओ बी डैश इज इक्वल टू ए डैश है। आगे तो यहाँ है कि ओ ए डैश और ओ बी डैश दो प्रत्यास्थ डोरियां हैं जिनके द्वारा कण बंधा हुआ है और जिनके बीच की दूरी क्या है, ए और ए डैश है। कण बिंदु ओ पर स्थैतिक साम्य अवस्था में है। जो कण है वो इस बिंदु ओ पर कैसा है, स्थैतिक साम्य अवस्था में है, यानी इस बिंदु ओ पर जो मेरा कण है वो संतुलित अवस्था में है। माना तनाव के कारण डोरी को बिंदु ए तक खींचा जा सकता है। जब हमने इस डोरी पर तनाव लगाया, खींचा गया, तो जो कण था वो बिंदु ए डैश से कहाँ तक खींचा गया, हमने बिंदु ए तक खींचा, जिससे कण तनाव T1 पैदा हुआ। इसी तरीके जब हमने इधर तनाव लगाया था T2, तो बिंदु कहाँ पर आ गया, B से B तक खींच कर आया है। इधर की थ्योरी डिफाइन करेंगे, सेम इधर की हो जाएगी। क्लियर है। तब A डैश P इज इक्वल टू, तो क्या हो गया है हमारा x है, पी ए क्या हो गया, L माइनस एक्स। आप निकाल सकते हो, ये आपके पास x है, A डैश से P के बीच में जो हमने मानी है, A डैश और A के बीच की L है, तो ये पी ए क्या हो जाएगी, L माइनस में x है। ठीक है। B और B डैश के बीच की लंबाई L डैश, जो मैं आपको डिफाइन कर दिया है। O से B के बीच की क्या है, A डैश प्लस L डैश, और OA की A प्लस में L। आगे बात समझ में क्लियर है। नाउ जब कण साम्य अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है, तो जब इन डोरी पे जो तनाव होगा OA और OB पर, तो उन दोनों में जो तनाव होगा, तनाव कैसा होगा, दोनों का समान होगा, यानी OA का तनाव इज इक्वल टू डोरी OB में तनाव। जब आप इस बिंदु पर खींचोगे कण को तनाव के कारण, तो दोनों डोरियों के जो तनाव होगा वो क्या होगा, इसका बराबर होगा। तो अगर दोनों डोरियों का तनाव बराबर है, तो हुक्स के नियम से देखो, हुक्स का नियम क्या कहता था हमारा, हमने पढ़ा था हुक्स के नियम से कि लैम्डा इनटू में जो लंबाई में विस्तार हुआ है, विस्तृत लंबाई, ठीक है, और उसके अपॉन में क्या होगी, उसकी वास्तविक लंबाई। अगर मैं अपनी OA के लिए बात करती हूँ, तनाव तो समान है, OA के लिए यहाँ देखिए लैम्डा है, मेरी वास्तविक लंबाई तो क्या है, A है, ठीक है, और जो इसकी बिंदु जो मेरा कण था वो इस बिंदु A डैश पर स्थित था। तनाव के कारण वो बिंदु किस पर पहुंचा है, कण किस पर पहुंचा है, बिंदु A पर। तो जो इस लंबाई में वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ इस लंबाई का, वो क्या है, L है। तो लंबाई में तो वृद्धि कितनी हुई है, L, और वास्तविक लंबाई कितनी है, A। तो OA डोरी के लिए तो तनाव क्या हो चुका है, लैम्डा इंटू L अपॉन में A इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। नाउ अब इसी तरीके से मैं अगर इसके लिए बात करती हूँ, तो इसकी वास्तविक लंबाई तो क्या है, A डैश। जब इस पर तनाव लगाया गया, तो जो मेरा कण है वो बिंदु B डैश से किस पे पहुंच गया, B पर, जिसकी लंबाई क्या है, L डैश। तो उसके नियम से लैम्डा इंटू डैश, क्योंकि प्रत्यास्थ गुणांकों को दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, एक लैम्डा और लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश इंटू L डैश अपॉन में A डैश। क्लियर है, ये आ गया हुक्स के नियम से। नाउ अब हमने माना कि T समय पर कण की स्थिति P है, तब उस समय दोनों डोरियों में तनाव T1 व T2 हो, ठीक है। अब किसी समय T पर जो मेरी कण की स्थिति हमने डिफाइन की थी, वो किस पे डिफाइन की है, इस बिंदु P पर। तो दोनों डोरियों में हमने डिफाइन कर लिया कि तनाव क्या है, T1 और T2 है। तो हुक्स के नियम से देखो, हम बात करते हैं कि हुक्स के नियम से क्या होगा। वास्तविक लंबाई इन्होंने दी हुई है A और A डैश। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हुक्स के नियम से T1 OA के निकाल, T1 इंटू लैम्डा, सॉरी T1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में। नाउ यहाँ देखिए लंबाई A थी, बिंदु P के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, L माइनस एक्स, तो यानी L माइनस एक्स अपॉन में A, ठीक है। OB के लिए निकालें, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो P पॉइंट है वो T समय पर कण की स्थिति को शो कर रहा है, जो डिस्टेंस x को डिफाइन कर रहा है। हम जब दो दूरियां फाइंड करते हैं विस्तृत लंबाई, तो अगर एक तरफ नेगेटिव डिफाइन कर रहे हो तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव, और अगर इधर पॉजिटिव डिफाइन कर रहे हो तो इधर नेगेटिव। अगर हम यहाँ बात करें तो हमने यहाँ L माइनस एक्स डिफाइन की हुई है, तो एक तरफ अगर ये नेगेटिव है तो OB के लिए डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगी, प्लस में x हो जाएगी, ठीक है। तो इधर जो OB के लिए डिफाइन होगी वो क्या होगी, लैम्डा डैश इंटू L डैश प्लस एक्स अपॉन में A डैश, जहाँ लैम्डा और लैम्डा डैश आपको दिए हुए हैं क्या है, प्रत्यास्थ गुणांक है। क्लियर है। अब कण की गति के समीकरण निकालते हैं, md² x ओवर dt²। तनाव T1 और T2
इस डोरी पे दो तनाव उत्पन्न हुए T1 और T2। तो जब किसी भी डोरी पे दो तनाव हो तो हम इस तरीके से ही फाइंड करेंगे T1 माइनस T2 में। ठीक है, ये इक्वेशन आप ध्यान रखना, गति की समीकरण होती है ये तनाव में। तो md²x/dt² इज इक्वल टू T1 माइनस में T2। समीकरण 2 से आप T1 और T2 के मान पुट कर दीजिए, ये हो गया T1 का मान और ये हो गया T2 का मान। लैम्बडा और लैम्बडा डैश को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ समीकरण 1 में देखिए लैम्बडा इंटू एल अपॉन ए किसके बराबर है, लैम्बडा डैश इंटू एल डैश अपॉन ए डैश के। तो मैं यहाँ जो मेरी इक्वेशन है यहाँ पुट कर सकती हूँ लैम्बडा एल अपॉन ए की जगह क्या, लैम्बडा डैश एल डैश अपॉन में ए डैश माइनस लैम्बडा एक्स अपॉन ए माइनस लैम्बडा डैश एल डैश अपॉन ए डैश माइनस लैम्बडा डैश एक्स अपॉन ए डैश। ये वैल्यूज कैंसिल आउट, सिर्फ ये टर्म बचेगी। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, माइनस के x कॉमन ले लिया है और हमने m इधर लिया है। आगे बस -1 अपॉन m इंटू लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश इंटू में x है। क्लियर। नाउ समीकरण 3 देखो किस तरीके की समीकरण है, d²x/dt² इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है, प्रकार की समीकरण है। ये समीकरण किसकी है, सरल आवर्त गति की समीकरण है। तो यानी जो मेरी समीकरण 3 है वो किसकी इक्वेशन है, सरल आवर्त गति की समीकरण है। आगे में समझिए। नाउ इन दोनों की कंपैरिजन करो, तुलना करो। जैसे आप तुलना करोगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन m इंटू लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश। और अगर 1 अपॉन म्यू निकालती हूँ तो m इंटू लैम्बडा अपॉन ए प्लस लैम्बडा डैश अपॉन ए डैश का होल इनवर्स। और हमें पता है कि हमारा जो आवर्त काल है वो क्या होता है 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू की वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हो गया हमारी वैल्यूज और हमें यही प्रूफ करना था कि कण का आवर्त काल ये होगा। क्लियर है ये चीज ना। आपके क्वेश्चंस लगभग सेम से हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि क्वेश्चंसों में। ठीक है, बस डोरियों को डिफाइन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां m द्रव्यमान के एक कण से बंधी हुई हैं। ठीक है, दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां दी हुई है आपको जिनका द्रव्यमान क्या है m द्रव्यमान, एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, वो दो प्रत्यास्थ डोरियों से बंधा हुआ और दोनों प्रत्यास्थ डोरियां कैसी है, हल्की है और उनके दूसरे सिरे निश्चित बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि तनी रहे। और उन दोनों डोरियों के सिरे हैं वो निश्चित बिंदुओं से बंधे हुए हैं और किस तरीके से कि डोरी तनी रहे यानी खींची रहे। यदि प्रत्येक का प्रत्यास्थ गुणांक लैम्बडा, तनाव T तथा लंबाई a एवं b हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी के अनुदिश एक दोलन का समय ये होगा। अगर इसमें प्रत्येक का प्रत्यास्थ गुणांक लैम्बडा है, तनाव क्या है T है, सेम दिया हुआ है, लंबाई a और b है, तो सिद्ध कीजिए कि जो डोरी के अनुदिश जो दोलन होगा वो क्या होगा, ये हमें प्रूफ करना है यानी आवर्तता। फिर से कर रही हूँ, हमारे पास एक ठीक है कण है जिसका द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान m दिया हुआ है। ठीक है, जो दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियों से बंधा हुआ है और इस तरीके के उनके दूसरे सिरे निश्चित बिंदुओं से कि उन डोरियों का जो सिरे हैं वो किसी फिक्स बिंदुओं से बंधे हुए हैं जो कि किस प्रकार है, इस तरीके से कि डोरी क्या हो, तनी रहे यानी एक अवस्था में रहे। अगर इनका गुणांक प्रत्यास्थ गुणांक लैम्बडा दोनों के लिए एक ही दिया हुआ है, तनाव T ये भी सेम दिया हुआ है, लंबाई a और b है, यहाँ लंबाई दी है a और b जो कि वास्तविक नहीं है, तो हमें प्रूफ करना है कि एक दोलन का समय ये होगा। क्लियर है ये चीज़ ना। अब आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा, वहाँ से पिछले की तरह है, अलग से डिफाइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले ये देखिए, ये मेरी एक रेखा है। ठीक है, ये हल्की डोरी होगी पूरी a और b, OA और OB पूरी हल्की प्रत्यास्थ डोरियां हैं। ये यहाँ पर मेरा कण उपस्थित है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। आगे क्लियर है ये चीज़। नाउ अब हम डिफाइन कर रही हूँ मैं, O से A डैश की जो दूरी है वो तो क्या है, L है और B डैश की दूरी है L डैश और आपको लंबाई दी हुई है A और B, तो O से A के बीच की दूरी तो हो गई A और O से B के बीच की दूरी हो चुकी है B। ठीक है, L और L डैश जो दूरियां मैंने डिफाइन किया वो वास्तविक लंबाई है O A डैश की और O B डैश की। नाउ यहाँ एक बिंदु P स्थित है जो T समय पर कण की स्थिति को शो करेगा। तो A डैश से P की दूरी क्या है, x है। क्लियर है, O A डैश की L हो चुकी है, A डैश और A की क्या हो गई है, सॉरी O से A के बीच की दूरी A है, तो A डैश और A के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, A माइनस
L और उससे पीक से A के बीच की दूरी क्या होगी, A माइनस L माइनस एक्स। इसी तरीके से O B डैश के बीच की दूरी क्या है आपको, L डैश है। O से B के बीच की दूरी B है, तो B और B डैश की दूरी क्या हो जाएगी, B माइनस L डैश। जब इस पर तनाव लगाया गया है, मैंने मान लिया कि इधर OA पर तो तनाव क्या है, T1 है, और OB के ऊपर तनाव T2। तो ये चीज़ आगे बात समझ में। ये मेरी AB एक रेखा है, OA और OB दो हल्की डोरियां हैं। O बिंदु O पर m द्रव्यमान का एक कण बंधा हुआ है। नाउ A डैश मेरा बिंदु है, B डैश जो वास्तविक लंबाई को शो करेंगे, O1 डैश इज इक्वल टू L और OB डैश इज इक्वल टू L डैश वास्तविक लंबाई है। हमें दिया है OA के बीच की दूरी क्या है, A है, और OB के बीच की दूरी B है। किसी समय t पर कण है जो मेरा किस पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जो कि चर गुणांक कहते हैं, जिसे A डैश के P के बीच की दूरी क्या होगी, x है। OA डैश के बीच की दूरी L है, O से A के बीच की दूरी A है, A डैश से A के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, A माइनस L, और इससे आप P और A के बीच की दूरी निकाल लोगे जो होगी A माइनस L ऑफ माइनस x। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहे हैं, OB डैश की दूरी क्या है, L डैश है। O से B के बीच की दूरी आपको दी हुई है B, तो B से B डैश के बीच की दूरी क्या होगी, B माइनस में L डैश होगी। क्लियर है। जब आपका कण यहाँ पर है, जब इस पर तनाव लगाया जाएगा T1, तो उस तनाव के कारण जो मेरा कण है वो A डैश है, किस पे पहुंच जाएगा, बिंदु A पर पहुंचेगा, और यहाँ जो कण है वो बिंदु B डैश है, बिंदु B पर पहुंचेगा, जिससे यहाँ तो तनाव T2 और यहाँ पर जो तनाव है वो T1 होगा। क्लियर है। नाउ देखो थ्योरी, माना OA तथा OB दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां हैं। जो OA और OB क्या है, दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां हैं। माना कि कण O पर संतुलित, और जो मेरा कण है वो बिंदु O पर कैसा है, संतुलित है, और कण का द्रव्यमान क्या है, m है। A तथा B स्थिर बिंदु है जिनसे डोरी के सिरे बंधे हुए हैं। A और B क्या है, दोनों स्थिर बिंदु है जिससे जो ये डोरी है A डैश और B उनके सिरे बंधे हुए हैं, एक A डैश और दूसरा B डैश। नाउ ये तो हमें दिया है कि OA क्या है, A है, और OB B है। नाउ OA डैश हमने डिफाइन किया है L, और OB डैश क्या है, L डैश है, जो क्या है L और L डैश इसकी वास्तविक लंबाई है। क्लियर है। माना डोरी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि A डैश P इज इक्वल टू x। जो बिंदु P है वो t समय पर कण की स्थिति को शो करेगा, और इस तरीके से कि A डैश P की दूरी क्या है, x है, और AP के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, A माइनस L ऑफ माइनस x। A से A डैश के बीच की दूरी A माइनस L, B से B डैश के बीच की दूरी B माइनस में L डैश। ये दूरियां फाइंड कर सकते हो, कैसे निकाली है हमने, सिर्फ हमने तीन डिफाइन की, एक A एक L और इधर x, बाकी हम फाइंड हो जाएगी इधर। इसी तरीके से यहाँ L डैश और B ये फाइंड हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर नहीं आती है समझ में तो आप मुझे बता देना, मैं निकाल दूँ। साम्य अवस्था में अब कण बिंदु O पर संतुलित अवस्था में है, तो साम्य अवस्था में तो उस कंडीशन में दोनों डोरियों में तनाव उत्पन्न होगा, वो दोनों डोरियों में जो तनाव होगा कैसा होगा, समान होगा। यानी बिंदु OA पर जो तनाव है वो किसके बराबर होगा, OB के तनाव पे। ठीक है। नाउ अगर यहाँ हम बात करते हैं तो ये देखिए मेरी जो अब हुक्स के नियम से लगाते हैं, सबसे पहले OA के लिए डिफाइन करते हैं। वास्तविक लंबाई क्या है, L है। मेरा कण इस बिंदु पर था A डैश पर, जब इस पे तनाव के कारण जब बिंदु कण को खींचा गया तो किस पे पहुंच गया है, बिंदु A पर। तो OA डैश के बीच की दूरी तो L थी, तो जो लंबाई में विस्तार हुआ है, जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो क्या है, A माइनस में L है। और हुक्स का नियम क्या कहता है, लैम्बडा इंटू में लंबाई में विस्तार या वृद्धि अपॉन में वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, A माइनस L, और वास्तविक लंबाई है L। ठीक है ना। इसी तरीके OB के लिए अगर मैं डिफाइन करती हूँ, देखिए यहाँ पर कितनी थी, L डैश थी यहाँ पर लंबाई। जब मेरे को तनाव T2 के कारण जो मेरा कण है वो इस बिंदु B डैश से किस पे आ गया, बिंदु B पर, तो लंबाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, B माइनस में L डैश। तो यही हो गया B माइनस L डैश अपॉन में L डैश, जो कि तनाव T के बराबर, क्योंकि दोनों का तनाव समान है, तनाव हमने डिफाइन कर दिया T। जब ये वैल्यू T के बराबर होगी तो L की वैल्यू ये होगी, और जब आप इन दोनों को बराबर रखोगे तो L डैश की वैल्यू ये हमने इसलिए निकाली है क्योंकि ये हमारे आगे काम आएंगे डेरिवेशन में। ठीक है ना। देखिए माना T समय पर कण की स्थिति क्या है, P है। अगर T समय पर कण की स्थिति P है तो उस समय जो डोरी में तनाव उत्पन्न हुआ वो कौन सा तनाव हुआ है, T1 और T2 दोनों के लिए।
तो OA के लिए जैसे हमने पिछले का डिफाइन किया था उसी तरीके से डिफाइन करो। लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, a माइनस एल माइनस एक्स, ये वृद्धि हुई है और वास्तविक लंबाई क्या है, l है। तो हुक्स के नियम से T1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a माइनस एल माइनस एक्स अपॉन में l। इसी तरीके से OB के लिए अगर मैं निकालती हूँ तो लंबाई में वृद्धि, मैंने अभी आपको बताया था अगर एक तरफ नेगेटिव डिफाइन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव है तो उसके लिए पॉजिटिव डिफाइन करोगे, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए नेगेटिव डिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो गया, लैम्डा इंटू बी माइनस एल डैश प्लस एक्स अपॉन में एल डैश। और चूंकि दोनों का प्रत्याश गुणांक सेम दिया हुआ है इसलिए हमने एक ही डिफाइन किया है, लैम्डा। नाउ अब है कण की गति के समीकरण से क्या होती है कण की गति का समीकरण, एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 माइनस T2। मैंने बताया था अभी आपको कि अगर तनाव दो, इसमें T1 और T2 के लिए अलग से डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर हम दोनों तनाव के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो ये इक्वेशन लेंगे जो हमारे लिए इजी भी रहेगी, सोल्यूशन भी फाइंड आउट होगा। T1 माइनस T2, समीकरण 3 से T1 और T2 के आप मान पुट कर दीजिए, वैल्यूज हो चुकी है। अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, a माइनस एल माइनस इसको अलग से माइनस एक्स अपॉन एल माइनस लैम्डा पूरे में से कंप्लीट ले लिया है, b माइनस एल डैश अपॉन एल डैश और x अपॉन में एल डैश। नाउ समीकरण 1 से देखिए ये वैल्यूज क्या है आपकी, बराबर है। अगर लैम्डा से लैम्डा यहाँ से कैंसिल आउट करके देखो तो क्या हो गया, लैम्डा कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सॉरी। तो लैम्डा इंटू a माइनस एल अपॉन एल की वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा इंटू b माइनस एल डैश अपॉन में एल डैश। यहाँ लैम्डा बाहर है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यूज किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा इंटू बी माइनस एल डैश अपॉन में एल डैश के। पुट कर दीजिए, यहाँ पर आ गई पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, आपकी सिर्फ टर्म बचेगी लैम्डा ऑफ माइनस एक्स अपॉन एल माइनस एक्स अपॉन एल डैश। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के एक्स कॉमन आ रहा है जो हमने ले लिया है। नाउ हमने यहाँ पर एल और एल डैश के मान निकाले थे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से एल और एल डैश के मान रखने पर पुट कीजिए समीकरण 2 से एल और एल डैश के मान। एल का मान तो हमारा क्या है, लैम्डा ए अपॉन में टी प्लस लैम्डा। ठीक है, 1 अपॉन एल क्या हो जाएगा, टी प्लस लैम्डा अपॉन में लैम्डा। एल डैश का मान है लैम्डा बी अपॉन टी प्लस लैम्डा, तो एल डैश का मान क्या हो जाएगा, टी प्लस लैम्डा अपॉन में लैम्डा बी। टी प्लस लैम्डा कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया है, सो यहाँ पर एक्स भी होना चाहिए था जो कि हमने नहीं लिखा है। कॉमन आ चुका है, लैम्डा से लैम्डा कॉमन आउट कैंसिल आउट, टी प्लस लैम्डा। इक्वेशन क्या है आप बची, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, एम नीचे आ गया इंटू में एक्स। अगर हम ये समीकरण 4 देखें तो जो समीकरण 4 है वो इसी प्रकार के समीकरण है जो कि किसकी समीकरण है, सरल आवर्त गति की समीकरण है। अतः समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, तुलना करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी अपॉन एम ए बी। 1 अपॉन म्यू क्या हो गया, एम ए बी अपॉन टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी। और हमें पता है कि आवर्त काल क्या होता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट म्यू की वैल्यूज पुट कर दीजिए, एम ए बी अपॉन टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी। यही हमें प्रूफ करना था। तो हुक्स के नियम सेम है, सिर्फ लंबाई जो डिफाइन आपको याद समझना चाहिए, डेरिवेशन वही होगा जिस तरह के आपको बस सोल्व आउट करके जाना है। फॉर्मूले सारे आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ M1, अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। M1 तथा M2 द्रव्यमान के 2 कण एक प्रत्यास्थ रस्सी जिसकी लंबाई a व प्रत्यास्थ स्थिरांक लैम्डा है के अलग अलग सिरों पर बंधे हैं। मेरे पास 2 कण हैं और दोनों, एक कण का द्रव्यमान है M1 और एक कण का द्रव्यमान है M2। तो ये कण एक प्रत्यास्थ रस्सी से बंधे हुए हैं जिसकी लंबाई a दी है, प्रत्यास्थ स्थिरांक लैम्डा दिया हुआ है और उस रस्सी के अलग अलग सिरों पर बंधे हुए हैं। क्लियर है कण उस पूरी। और इस प्रकार चिकनी मेज पर रखे गए कि रस्सी अपनी प्राकृत लंबाई में ही खिंची हुई है और वो चिकनी मेज पर रखे गए और किस तरीके से रखे गए, इस तरीके से रखे गए हैं कि जो रस्सी की वास्तविक लंबाई दी हुई है वो उसी लंबाई में क्या है, खींचते हैं, लंबाई में चेंज नहीं होता है। और M2 को किसी वेग से उसी रेखा में सीधा M1 से दूर दिशा में फेंका जाता है। ठीक है, और जो मेरा M2 द्रव्यमान का कण है उसको किसी वेग से, वेग डिफाइन नहीं है, किसी वेग से उसी रेखा में क्या है,
एक m1 द्रव्यमान के कण से दूर फेंका जाता है तो सिद्ध कीजिए कि रस्सी ढीली होने के पूर्व इतना समय। तो हमें प्रूफ करना है कि जब रस्सी ढीली होगी उस ढीली होने से पहले जो समय लगेगा वो समय ये होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो कण हैं, उनका द्रव्यमान m1 और m2 है, जो कि एक प्रत्यास्थ रस्सी के अलग अलग सिरों पर बंधे हुए हैं, जिसकी लंबाई a है, प्रत्यास्थ स्थिरांक लैम्बडा है। ठीक है, और इस तरीके से रखे गए कि जब आप रस्सी को खींचते हो, तनाव लगाते हो, तो उसकी वो जो उसकी वास्तविक लंबाई है वो उसी वास्तविक लंबाई में खिंचती है। और m2 को किसी वेग से उसी रेखा में m1 से क्या है दूर फेंका जाता है। यानी m2 द्रव्यमान के कण को किसी वेग से m1 द्रव्यमान के कण से दूर फेंका जाता है। तो हमें प्रूफ करना है कि जब तक रस्सी ढीली होगी तो उसके ढीली होने से पहले जो टाइम लगेगा वो ये होगा। क्लियर है? नाउ डायग्राम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये मेरी है एक रेखा है, ठीक है, ये बिंदु A और B, ठीक है, A और B। A से हमने जब खींचा कण, ये यहाँ पर ये A और ये हो गया B, हम डिफाइन कर लेंगे। नाउ यहाँ पर m1 द्रव्यमान का कण है और B पर m2 द्रव्यमान का कण है। हम आपको अलग से डिफाइन करवा देते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं। ये हमारी है रस्सी है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। ठीक है, यहाँ पर m1 द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है और इस पर m2 द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप m1 और m2 स्वतंत्र है, यहाँ पर भी m1 डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो। जब आप यहाँ पर तनाव लगाओगे तो उस तनाव के कारण जो मेरा कण होगा वो बिंदु से क्या हो जाएगा, यहाँ बिंदु A से आगे की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ, तो वो इस बिंदु A डैश पे डिफाइन होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इस रस्सी पर तनाव लगाओगे तो इस रस्सी पर तनाव के कारण मेरा जो कण है वो किस पे पहुंच जाएगा, बिंदु B डैश, जो इनकी अंतिम स्थिति होगी। क्लियर है ये चीज आप आगे समझ में? तो ये मेरी A और B है, यहाँ m1 द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है और इस बिंदु B पर m2 द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है। जब आप इस रस्सी में तनाव लगाओगे, दोनों रस्सियों का तनाव सेम है, तो जो मेरा कण है वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, बिंदु A डैश पे। और इसी तरीके जब यहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा तो बिंदु B से जो कण है m2 द्रव्यमान कण, वो कहाँ पहुंच जाएगा, B डैश पे। m1 आप चाहे तो यहाँ पर m2 को डिफाइन करो, चाहे यहाँ पे डिफाइन करो। ठीक है, नाउ तनाव तो हमने डिफाइन कर दिया T, जो कि सेम दिया हुआ है। नाउ A और A डैश के बीच की दूरी क्या डिफाइन कर दी हमने, x, और A डैश और B डैश के बीच की दूरी हमने डिफाइन की है y। और आपको दूरी क्या दी हुई, A दी हुई है रस्सी की, तो A से B के बीच की जो दूरी है वो A है। क्वेश्चन में डिफाइन किया और हमने रस्सी A और B ही डिफाइन यहाँ पर की। क्लियर है? नाउ देखिए हमारी थ्योरी अगर आपको समझ में नहीं है, डायग्राम का मेन काम होता है, तो अगर डायग्राम में क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगी। माना A व B प्रत्यास्थ रस्सी के दो सिरे हैं जहां m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण बांध रखे। ठीक है, A और B क्या है, प्रत्यास्थ रस्सी के दो सिरे हैं और जहां पर एक तो m द्रव्यमान, यहाँ A पर m1 द्रव्यमान का कण और B पर m2 द्रव्यमान का कण बंधा हुआ है। हमें दिया हुआ है लंबाई A है, तो AB की लंबाई क्या हो गई, A। अब m2 को किसी वेग से रेखा AB में सीधा m1 से दूर दिशा में फेंका जाता है। हमें दिया हुआ है कि जो m2 द्रव्यमान के कण को वेग से, किसी भी वेग से इस रेखा AB में क्या है, m1 द्रव्यमान के कण से दूर फेंका जाता है। ठीक है, अब चूंकि दोनों कण गति करने के लिए तो स्वतंत्र है, चाहे वो ये वाला इधर की तरफ गति कर सकता है, ये वाला इधर, दोनों जो कण है वो स्वतंत्र गति कर सकते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र है ना। हमें आगे डिफाइन कर रहे हैं, देखो तो माना समय t पर m1 कण और m2 कण की स्थिति क्या है, A डैश और B डैश है। ये हमने बिंदु डिफाइन किया था कि किसी समय यहाँ पर A डैश और B डैश है, ये क्या है, समय t पर बिंदु कण की स्थिति है जो कि A डैश और B डैश पर डिफाइन है। क्लियर है? नाउ और A डैश तो क्या है, x है, और A डैश और B डैश y। अगर रस्सी में तनाव T है तो हुक्स के नियम से, अगर रस्सी में तनाव क्या हो रहा है, T हो रहा है, तो हुक्स का नियम देखो क्या लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ के लिए डिफाइन करते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरी A से B के बीच की दूरी तो क्या है, A है, और A डैश और B डैश के बीच की दूरी y है। मेरा जो कण है जब उस पर तनाव लगाया तो वो कहाँ तक पहुँच गया, B पे, तो उसकी जो वृद्धि होगी लंबाई वो कितनी होगी, y माइनस में A होगी।
y माइनस ए होगी। और वास्तविक आपको लंबाई दी हुई है ए से बी के बीच की दूरी ए है, ए डैश से बी डैश के बीच की दूरी y है। ठीक है, हमने कहा को जब इस रस्सी में आप इधर तनाव लगेगा तो उस तनाव के कारण जो लंबाई में वृद्धि होगी, कितनी, ये लंबाई कितनी आ जाएगी, a माइनस में y। यही तो हुई इसमें, क्योंकि ये तो t समय पर कण की स्थिति को शो कर रहा है, जो लास्ट क्या है, b डैश है। तो जो ये लंबाई आएगी ये क्या होगी, y माइनस में a होगी। तो यानी जो कण की लंबाई में वृद्धि हुई है वो कितनी है, y माइनस a। तो हुक्स का नियम क्या कहता है, t इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई माइनस ए अपॉन में a। ठीक है ना। अब कण की गति के लिए समीकरण, एक चीज और ध्यान रखना, अगर दूरी, यहाँ पर हमने प्लस डिफाइन किया, जबकि अब तक हमने पढ़ा है वहाँ पर माइनस चलता आ रहा है, यहाँ प्लस क्या है, अगर दूरी कम हो रही है, ठीक है, अगर दूरी में कमी आ रही है तो ये साइन आप पॉजिटिव रखना, और अगर दूरी बढ़ रही है तो ये साइन कैसा रखना, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी दूरी है ये हमें y माइनस ए मिली है, दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसीलिए हमने ये क्या है, साइन को पॉजिटिव रखा है। ठीक है, और अगर दूरी इंक्रीज होती तो साइन को हम नेगेटिव रखते हैं। ये तो हो गई m1 के लिए। अब m2 के लिए अगर हम कण की गति डिफाइन करें तो m2 को आप m1 से दूर फेंक रहे हो तो उसकी कंप्लीट डिस्टेंस, ये तो क्या हो जाएगा, फंक्शन x प्लस में y, तो m2 इंटू डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब कण m2 द्रव्यमान के कण को आप m1 से दूर फेंक रहे हो तो उसकी लंबाई जो भी होगी क्या होगी, इंक्रीज ही होगी m1 से, तो साइन कैसा आ गया, माइनस के t। और ये टोटल वेरिएबल डिफाइन होगा, इतना ध्यान रखना है m2 के लिए। ठीक है ना, क्योंकि वो पूरी रस्सी पे डिफाइन होकर उसे m1 से दूर फेंका जा रहा है। ये क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशियल कीजिए, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। ठीक है, डिफाइन हो गया। नाउ डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रख सकते हैं, क्या होगा, टी अपॉन में m1 पुट कर दिया, m2 तो यहाँ अपॉन में चला गया, तो ये वैल्यूज क्या होगी, टी अपॉन m1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टी अपॉन m2 माइनस टी अपॉन में m1। माइनस का टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। एल्शियम लिया तो क्या हो गया, m1 प्लस m2 अपॉन में m1 m2। ठीक है ना, समीकरण 1 में हम टी का मान निकाल चुके थे, उस समीकरण 1 से टी का मान आप इस समीकरण में पुट कर दीजिए, तो क्या हो गया, माइनस लैम्डा इंटू वाई माइनस ए अपॉन ए इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, माइनस लैम्डा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन ए m1 m2 इंटू वाई माइनस ए। हमने मान लिया y माइनस ए इज इक्वल टू जेड, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। क्यों माना है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे, नहीं भी मानते तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कंपैरिजन करोगे तो आप इस एक ही वजह से कंफ्यूज रहोगे जो कि इफेक्ट करेगा, इसीलिए तो हमने माना y माइनस ए इज इक्वल टू जेड, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर। यहाँ पुट कर दीजिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर की जगह, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर, और y माइनस ए की जगह हो गया है हमारा z। ठीक है, हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया है। ये जो समीकरण 4 है ये क्या है, m2 की m1 के सापेक्ष गति की समीकरण है। ठीक है, और जो साथ में किसके लिए समीकरण है का, m2 के लिए सरल, जो किसको डिफाइन करे, सरल आवर्त गति की समीकरण को। और सरल आवर्त गति की समीकरण क्या होती है, डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जेड। मैंने आपको लिखवाई थी डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। यहाँ पर क्योंकि हमारे इस वेरिएबल में है तो हमने इस वेरिएबल में डिफाइन कर दिया इसकी समीकरण। ठीक है, तो वहाँ होती है आपकी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, मेरे जेड वेरिएबल में है इसलिए जेड में डिफाइन की है ताकि कंपैरिजन में इजीली हो। तो सरल आवर्त गति की समीकरण होती है डी स्क्वायर जेड ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जेड। कंपेरिजन करो तो म्यू का मान क्या हो गया, लैम्डा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन ए m1 m2, 1 अपॉन म्यू ये होगा। हमें पता है कि हमारा आवर्त काल क्या है, 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू, तो 2 पाई अंडर रूट ए m1 m2 अपॉन लैम्डा इंटू m1 प्लस m2 जो कि हमारा म्यू का मान है। रस्सी कब ढीली होगी, समय बताना है। अगर कंप्लीट समय हमारा t है और वो t समय पर,
तो जब वो ढीली कब होगी पूरा, जब वो आधा समय में पश्चात होगी। तो जो हमारी रस्सी है वो आधे आवर्त काल के बाद क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। तो यानी आवर्त काल होगा T/2। ये वैल्यूज रखोगे, जैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई अंडर रूट a m1 m2 अपॉन में लैम्डा इंटू m1 प्लस में m2। क्लियर है ये चीज, आगे आपको समझ में। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसी तरीके से है आपके क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी है आपका, ठीक है ना, जो कि आप इसी तरीके से कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सेंड कर दूंगी। अगर आपको कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है या किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तनाव में लंबाई डिफाइन करते हो तो एक तरफ अगर नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होगी, अगर एक तरफ पॉजिटिव डिफाइन करते हो तो दूसरी तरफ हम नेगेटिव डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये बात, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूँगी।